आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आयुर्वेद रीना पर। हम देखने वाले हैं आज शालाक्य तंत्र का चैप्टर नंबर 17 जो है कृष्णगत रोग। कृष्णगत रोग यानी कि जो कृष्ण मंडल होता है आय का, उसमें जो रोग उत्पन्न होते हैं उसके हम कृष्णगत रोग बोलते हैं। तो कृष्णगत रोग में हम इसका पॉइंट नंबर 1 कवर करने वाले हैं जो है सवर्ण शुक्र या फिर शुक्ल जिसको बोलते हैं। इसको मॉडर्न में हम कॉर्नियल अल्सर से कोरिलेट करते हैं। तो सवर्ण शुक्ल के बारे में आज हम डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप आयुर्वेद रीना को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कृष्णगत रोग जो होते हैं उनका इंट्रोडक्शन कैसे होता है। तो कृष्णगत रोग यानी कि जो कृष्ण मंडल में होने वाले रोग है उसी को हम कृष्णगत रोग बोलते हैं। तो कृष्ण यानी कि जो ब्लैकिश कलर का हमें दिखाई देता है, मंडल यानी कि सर्कुलर पार्ट, जो कॉर्निया होता है जो सर्कुलर पार्ट्स होता है, इसी को हम कृष्णगत रोग बोलते हैं या फिर कृष्ण मंडल बोलते हैं। तो कृष्ण मंडल ये सेंट्रल 1/3 पार्ट होता है विजिबल पोर्शन ऑफ द आई का, जिसको हम कृष्ण मंडल बोलते हैं। इसको हम मॉडर्न में कॉर्निया बोलते हैं। अपीयर्स ब्लैक इन कलर बट इट्स प्योरली ट्रांसपेरेंट, यानी कि ये यूजुअली हमें अगर निकाला एक्सट्रैक्शन कर लिया अगर कॉर्निया का तो ये प्योरली हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है, लेकिन इसके जो हमें ब्लैकिश कलर दिखाई देता है वो यूजुअली कृष्ण पटल जो होता है उसके अंदर, उसी की वजह से वहां पर हमें कृष्ण कलर का ये दिखाई देता है, यानी कि ब्लैकिश कलर का दिखाई देता है। ब्लैकिश कलर से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर वायु जो महाभूत होता है उसका प्रीडोमिनेंस हमें दिखाई देता है। तो जो महाभूत होता है इसमें जो वायु होता है ये इसका प्रॉपर इसमें डोमिनेंस दिखाई देता है। इसमें इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंसी की, और ये लाइट रेस को अपने आईबॉल के अंदर अट्रैक्ट करता है। तो इसकी ऐसी प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कृष्णगत रोग में जो प्रमाण शरीर होता है। तो कृष्ण मंडल का जो प्रमाण होता है वो 1/3 ऑफ नेत्र रहता है, यानी कि 1/3 हिस्सा नेत्र का यही कृष्णगत यानी कि कृष्ण मंडल होता है। इट इज द्वयव, यानी कि जो दो बारले रहते हैं इसके समान इसका प्रमाण रहता है। और आचार्य डल्लन ने इसको शुक्ल मंडल के 1/3 कहा है, यानी कि 1/3 ऑफ शुक्ल मंडल इज इक्वल टू कृष्ण मंडल, ऐसा आचार्य डल्लन ने कहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं लेयर्स ऑफ कृष्ण मंडल, यानी कि जो कृष्ण मंडल के लेयर्स है यानी कि जो पेटल्स है वो आचार्य वाग्भट ने मेंशन किए हैं। तो ऐसे कृष्ण मंडल के टोटल 3 लेयर्स होते हैं। एक होते हैं पश्चिम लेयर यानी कि जो आउटर लेयर होती है, द्वितीय पटल और तृतीय पटल, ऐसे इसके 3 लेयर बताए हैं आचार्य वाग्भट ने। अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कृष्णगत रोग। तो विविध आचार्य और के अनुसार कृष्णगत रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार 4 प्रकार के, आचार्य वाग्भट के अनुसार 5 प्रकार के और शारंगधर के अनुसार भी 5 प्रकार के कृष्णगत रोग होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत के 4 कृष्णगत रोग। तो इसमें आता है श्रवण शुक्र या फिर शुक्ल, अवर्ण शुक्र यानी कि शुक्ल, और अजाकाजात और अक्षिपाकात्य, ऐसे जो 4 बताए हैं कृष्णगत रोग वो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। इनका ही हमें डिटेल स्टडी करना है। और वहां पर आचार्य वाग्भट ने 5 बताए हैं कृष्णगत रोग, जो है शतक शुक्ल, शुद्ध शुक्ल, अजाक, पाक्यात्य शुक्ल और शिरा शुक्ल, ऐसे 5 आचार्य वाग्भट ने बताए हैं। इसके बाद जो आचार्य शारंगधर थे उन्होंने भी 5 बताए हैं। आचार्य वाग्भट के समान ही आचार्य शारंगधर ने भी 5 ही कृष्णगत रोग बताए हैं, सिर्फ इसमें जो पाक्यात्य शुक्ल के बजाय शिरा संघ बताया है। अब हम देखने वाले हैं कृष्णगत रोगों का क्लासिफिकेशन, जो कि दोषों के अनुसार होता है। तो दोषों के अनुसार कृष्णगत रोगों के क्लासिफिकेशन होते हैं कफज, सन्निपातज और रक्तज, ऐसे 3 क्लासिफिकेशन दिए हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो सवर्ण शुक्ल और अवर्ण शुक्ल रहते हैं, ये रक्तज व्याधियां होती है, यानी कि रक्त दोष के प्रॉब्लम से सवर्ण शुक्ल और अवर्ण शुक्ल उत्पन्न होते हैं। सन्निपातज क्या है, तो पाकात्य या फिर शिरा शुक्ल जो आचार्य वाग्भट ने बताया है वो सन्निपातज होता है। तो पाकात्य या कि शिरा शुक्ल आचार्य वाग्भट ने बताया है, ये दोनों सन्निपातज होते हैं। और जो अजाका रहता है वो कफज व्याधि होता है। ऐसे दोषों के अनुसार क्लासिफिकेशन होते हैं। कफज यानी कि जो अजाका, सन्निपातज जो पाकात्य शुक्ल होता है या फिर शिरा शुक्ल आचार्य वाग्भट ने बताया, और जो रक्तज है वो सवर्ण शुक्ल और अवर्ण शुक्ल ऐसा है। इसके बाद हम देखते हैं साध्य साध्यता के अनुसार कृष्णगत रोगों का क्लासिफिकेशन। तो जो साध्य व्याधि है इसमें वो है अवर्ण शुक्ल, यानी कि जो विदाउट अल्सर फॉर्मेशन होता है शुक्ल कृष्णगत रोगों की व्याधि में, तो ये साध्य होता है। दूसरा बाकी सारे असाध्य रहते हैं। तो ये सवर्ण शुक्ल, पाकात्य, अजाक और शिरा शुक्ल, ये जो 4 है वो सारे असाध्य बताए हैं। हमने कृष्णगत रोगों का इंट्रोडक्टरी पोर्शन तो देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं सवर्ण शुक्र यानी कि सवर्ण शुक्ल के बारे में। तो सवर्ण शुक्ल या फिर सवर्ण शुक्र, इसको हम कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं मॉडर्न में। सबसे पहले इसका आयुर्वेदिक पोर्शन कवर कर लेते हैं। तो जो सवर्ण शुक्र या फिर सवर्ण शुक्ल है इसका श्लोक आता है सुश्रुत उत्तर तंत्र 5/4 में। वो आता है निम्न रूपम ही भवेत्तु कृष्णे सूच्य व विद्धम प्रतिभाति यद्वै श्रावम श्रवेद उष्णमति व रूप सतत श्रवणम शुक्रम उदाहरंती, यानी कि जो श्लोक आता है निम्न रूप में भवेतु, नीचे गए सिम्टम्स पाए जाते हैं वो है कृष्ण सूचे व विद्धम, यानी कि जो कृष्ण मंडल होता है कॉर्निया रहता है, सूचे व विद्धम यानी कि वहां पर
यहाँ पर निडल चली गई है, निडल के वहां पर पियर्सिंग हुई है, ऐसा हमें फीलिंग अगर आए कॉर्निया में, तो ये सवर्ण शुक्र का होता है। स्रावम स्रवेदम उष्ण मति वच, यानी कि वहां पर हाइपर लैक्रिमेशन हमें दिखाई देता है, उसमें जो स्राव निकलता है वो उष्ण यानी कि हॉट निकलता है। उसके बाद रुक चतद यानी कि वहां पर वेदना उत्पन्न होती है। ऐसा जो शुक्र है उसको ही हम सवर्ण शुक्र बोलते हैं। तो अल्सर अकरिंग द कृष्ण मंडल विच इज डीप लाइक पियर्स बाय निडल इज कॉल्ड एज सवर्ण शुक्ला एंड एसोसिएटेड विद सीवियर पेन डिस्चार्ज एंड वार्म लैक्रिमेशन, यानी कि जो कृष्ण मंडल में उत्पन्न हो जाए और सुई चुभने लायक ऐसा हमें फीलिंग हो, तो उसको ही हम सवर्ण शुक्ला बोलते हैं। इसमें सीवियर पेन डिस्चार्ज और वार्म लैक्रिमेशन हमें दिखाई देता है। अब हम देखने वाले हैं निरुक्ति के बारे में। तो सवर्ण शुक्र यानी कि जिसमें स जो होता है वो एसोसिएट विथ, और जो वर्ण होता है वो अल्सर, और शुक्र जो होता है वो व्हाइटिश पोर्शन हमें दिखाई देता है। तो जो सवर्ण शुक्ल यानी कि जो शुक्ल अल्सर होता है वो हमें व्हाइटिश कलर का दिखाई देता है सवर्ण शुक्ल में। प्रेजेंस ऑफ अल्सर इन द कृष्ण मंडल इज कॉल्ड एज सवर्ण शुक्ला। तो ये जो सवर्ण शुक्ल रहता है ये कृष्ण मंडल में उत्पन्न होता है, इसको हम रक्तज असाध्य व्याधि बोलते हैं। तो जो सवर्ण शुक्ल है रक्तज असाध्य व्याधि बताए गई है, और आचार्य विधेय ने इसको जो कृष्ण मंडल होता है यानी कि सवर्ण शुक्र, इसको हमें कोरल विद्रुम, यानी कि जो सवर्ण शुक्र होता है वो कोरल के समान यानी कि विद्रुम के समान हमें दिखाई देता है, रेडिश, जो कि ये वैस्कुलराइजेशन की वजह से प्रोड्यूस हो गया, यानी कि रक्तराजिनिभ हम जिसको बोलते हैं। ऐसा आचार्य विधेय ने विद्रुनभ और रक्तराजिनिभ शब्द इस्तेमाल किए हैं। अब हम देखते हैं साध्य सिद्धा ऑफ द सवर्ण शुक्र। तो इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले वो है साध्य सवर्ण शुक्ल के लक्षण। तो साध्य सवर्ण के लक्षण में अगर जो वर्ण रहता है वहां पर सवर्ण शुक्र में, अगर वो ज्यादा प्यूपिल के पास ना हो तो वो साध्य होता है। अल्सर इज नॉट डिप्सेटेड, यानी कि जो एकदम अंदर तक नहीं गया है ऐसा अल्सर भी साध्य होता है। जहां पर डिस्चार्ज नहीं होता, वेदना नहीं होती, और जहां पर दो अल्सर प्रोड्यूस नहीं हुए, एक ही अल्सर है, तो ऐसे जो सारे सवर्ण शुक्ल होते हैं वो साध्य बताए गए हैं। अब हम देखने वाले हैं सवर्ण शुक्ल के असाध्य लक्षणों के बारे में। तो सवर्ण शुक्ल अगर असाध्य हो जाए तो इसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? अगर कॉर्निया यानी कि जो कृष्ण मंडल होता है उसमें हमें सेंट्रल परफोरेशन अगर ज्यादा दिखाई दे तो ये असाध्य होता है। अल्सर कवर्ड बाय फ्लेशी ग्रोथ से स्प्रेडिंग वैस्कुलराइड अल्सर, यानी कि जो अल्सर है वहां पर एक फ्लेशी ग्रोथ अगर आ जाए और वहां पर वैस्कुलराइजेशन हो जाए अल्सर का, तो ये भी असाध्य होता है। जब भी वे विजन को ऑब्स्ट्रक्शन करता है यानी कि धुंधला सा दिखाई देता है, तब भी ये असाध्य होता है। जिसमें जो कृष्ण मंडल के दो पटल इन्वॉल्व हो जाए अल्सर में, तो भी ये असाध्य होता है। वहां पर अंदर की तरफ ऐसे रेडनेस अगर दिखाई दे तो वे भी असाध्य होता है। क्रोनिक अल्सर यानी कि बहुत देर से समय तक चले आने वाला अगर हमें सवर्ण शुक्ल का दिखाई देता है अल्सर, तो ये भी असाध्य के लक्षण होता है। वार्म लैक्रिमेशन और डिस्चार्ज, यानी कि उष्ण द्रवता इसमें दिखाई दे, उसका हमें डिस्चार्ज दिखाई दे, तो ये भी असाध्य होता है। वहां पर ऐसा नोडुलर लेजन अगर उत्पन्न हो जाए यानी कि मुद्ग के समान वहां पर एक स्ट्रक्चर आ जाए सर्कुलर, तो यह भी असाध्य होता है। और जो तितिर यानी कि जो तितर पक्षी होता है इसके समान हमें वहां पर उसके पंख के समान अल्सर दिखाई दे, तो ये भी सवर्ण शुक्ल असाध्य ही होता है। अब हम देखने वाले हैं जो आचार्य वाग्भट थे उन्होंने सवर्ण शुक्ल के बारे में क्या कहा है। तो आचार्य वाग्भट ने सवर्ण शुक्ल को दूसरा नाम दिया है, इसको हम वाग्भट ने शतशुक्र बोला है। तो आचार्य वाग्भट के अनुसार जो सवर्ण शुक्ल है उसको ही शतशुक्र कहा है। तो शतशुक्र के बारे में आचार्य वाग्भट ने 3 स्टेजेस में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ शतशुक्र। तो शतशुक्र यानी कि क्या होता है? तो शतशुक्र में सबसे पहले जो पित्त दोष की दृष्टि होती है वो है कॉर्निया, यानी कि जो कृष्ण मंडल में पित्त दोष की दृष्टि सबसे पहले होती है। इसकी वजह से जो प्रथम पटल है, प्रथम पटल में कटिंग या फिर हमें टीयरिंग सेंसेशन फील होता है। तो पित्त दोष की दृष्टि अगर कृष्ण मंडल या फिर दृष्टि मंडल में हो जाए तो वहां पर प्रथम पटल में दृष्टि हो जाती है या फिर हमें कट या फिर टीयरिंग हमें देखने को मिलती है प्रथम पटल की, जिससे रिगिंग पेन, लैक्रिमेशन और रेडनेस, ये सारे सिम्टम्स फर्स्ट स्टेज में हमें दिखाई देते हैं। वहां पर वेदना दिखाई देती है, लैक्रिमेशन यानी कि अश्रुस्राव दिखाई देता है, और वहां पर लालिमा दिखाई देती है। जिसमें हमें जो अल्सर दिखाई देता है वो राइप जम्बू फ्रूट होता है। जम्बू फ्रूट अगर पकवा जम्बू फ्रूट है वो से समान हमें उसका स्ट्रक्चर अल्सर का दिखाई देता है। इसी को ये फर्स्ट स्टेज बोला है आचार्य वाग्भट ने, जो कि कृच्छ साध्य बताई है, यानी कि कष्ट से ये साध्य होती है, कष्टकारक इसका ट्रीटमेंट होता है। तो आचार्य वाग्भट ने जो सेकंड स्टेज बताई है वो बताई है कि जो द्वितीय पटल होता है कृष्ण मंडल का, तो द्वितीय पटल में भी अल्सर चला जाता है, जिससे फॉलोइंग सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। हमें जो कृष्ण मंडल होता है वो नीडल के पियर्सिंग समान हमें दिखाई देता है, तो और ये व्याधि हमें सेकंड स्टेज में ये आपको दिखाई देती है। तो थर्ड स्टेज के बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो जो सवर्ण शुक्ल की थर्ड स्टेज होती है, यानी कि जो शतशुक्र की थर्ड स्टेज होती है, वहां पर हमें एक्सेसिव अल्सरेशन दिखाई देता है, और ये अल्सरेशन थर्ड पटल के तरफ पहुंच जाता है। थर्ड पटल में वहां पर जो कॉर्निया है उसका हमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है, और ये जो थर्ड स्टेज है वो आचार्य वाग्भट ने असाध्य बताई है।
अब हम देखने वाले हैं जो सवर्ण शुक्र होता है उसकी चिकित्सा हम कैसे करते हैं। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार सबसे पहले हम चिकित्सा देते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर अंत परिमार्जन चिकित्सा बताई है। तो सबसे पहले अंत परिमार्जन चिकित्सा में शिरावेद्य, विरेचन और शिरोवेशन ये पेशेंट को हमें करना चाहिए। उसके बाद हमें बहिर्परिमार्जन चिकित्सा करनी चाहिए, जिसमें प्रदेह का इस्तेमाल, परिसेक का इस्तेमाल, नस्य, आश्वतन, अभ्यंग, तर्पण और पूटपाक ये सारे जो नेत्र व्याधियों में हम कल्प का इस्तेमाल करते हैं ये सारे बहिर्परिमार्जन का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हमें घर्षण यानी कि रबिंग ये परफॉर्म कराना है। इसमें हम घर्षण के लिए शिशिर बीज, मरीच, पिपली, सैंधव या फिर सैंधव अकेले ही ऐसे हमें सुपरफिशियल लेयर में इसका घर्षण करना है। तो जो प्रथम पटल रहता है कॉर्निया का या फिर द्वितीय पटल के अनुसार वहां पर हमें घर्षण कराना है। इसके बाद हमें लेखन अंजन का प्रयोग कराना है। उसके बाद हम देखते हैं जो लेखन अंजन का प्रयोग है वो ऐसे कोच कल्प है इसके बारे में। अब हम देखने वाले हैं अंजन योगास फॉर सवर्ण शुक्ल, यानी कि ऐसे कौन से अंजन के टाइप्स होते हैं जो हम सवर्ण शुक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो जाति मुल्का आदि अंजन रहता है जिसमें हम जाति मुकुला, लक्षा, गैरिक और चंदन इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। तो जाति मुकुल आदि अंजन जो रहता है उसमें हम जाति मुकुल, लक्षा, गैरिका और चंदना इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम अंजन देखते हैं वो है ताम्र भस्मादि अंजन। तो ताम्र भस्मादि अंजन में हम ताम्र भस्म का इस्तेमाल करते हैं जो कि 16 पार्ट्स रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। शंख भस्म हम 8 पार्ट इस्तेमाल करते हैं, मनशिला 4 पार्ट्स, मरीच 2 पार्ट्स और संधव 1 पार्ट। ऐसे इसका डिक्रीसिंग ऑर्डर रहता है 16, 8, 4, 2, 1। ऐसा ये ताम्र भस्मादि अंजन रहता है जिसमें ताम्र भस्म सबसे ज्यादा 16 पार्ट, शंख भस्म 8 पार्ट, मनशिला 4 पार्ट, मरीचि 2 पार्ट और सैंधव 1 पार्ट। ऐसे ताम्र भस्मादि अंजन होता है। इसके बाद हम शंखादि अंजन का इस्तेमाल करते हैं। तो शंखादि अंजन में शंख, कोलास्थि, कटक, द्राक्षा, यष्टि मधु और जो स्वर्णमाक्षिक रहता है इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। तो शंखादि अंजन में शंख, कोलास्थि, कटक, द्राक्षा, यष्टि मधु और स्वर्णमाक्षिक ये सभी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्षारांजन के बारे में। तो क्षारांजन क्या है, तो मधु, गोदंती, समुद्र फेन और शिशिर कुसुम जो रहता है इसका एक हम अंजन बनाते हैं जिसको हम क्षारांजन बोलते हैं। इसके बाद हमें ऐसा अंजन का इस्तेमाल करना है जहाँ पर मधुक्षार और जो मधु होता है इसका इस्तेमाल हम करते हैं। विविध की अस्थि मज्जा और मधु इनका भी इस्तेमाल हम अंजन के लिए कर सकते हैं। और जो मनुष्यलिकादि गुटिकांजन रहता है इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं जैसे आभ्यंतर कल्प रहते हैं ऐसे कौन से हम आभ्यंतर कल्प सवर्ण शुक्ल में इस्तेमाल करते हैं। ये तो इसमें आता है षडांग गुग्गुड़, लोहादि गुग्गुड़, पटोलादि घृत। ऐसे जो सवर्ण शुक्ल में आभ्यंतर चिकित्सा रहते हैं इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कॉर्नियल अल्सर, यानी कि जो शतशुक्र होता है इसका हम मॉडर्न पार्ट कवर करने वाले हैं। अल्सर इसको हम मॉडर्न में अल्सरेटिव केराटाइटिस भी बोलते हैं। तो कॉर्नियल अल्सर यानी कि अल्सरेटिव केराटाइटिस की सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। तो ये है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नॉर्मल एपिथेलियल सर्फेस ऑफ द कॉर्निया एसोसिएट विद नेक्रोसिस ऑफ द सराउंडिंग कॉर्नियल टिश्यू। यानी कि वहां पर ये कॉर्निया जो रहता है ये कॉर्निया का ऊपर का लेयर यानी कि एपिथेलियल सर्फेस डिसकंटिन्यू हो जाता है यानी कि रप्चर हो जाता है, जो कि टिश्यू नेक्रोसिस जो कि सराउंडिंग कॉर्नियल टिश्यू रहता है इसके नेक्रोसिस यानी कि मर जाने के बाद वहां पर ऐसा डिसकंटिन्यूएशन आ जाता है जिससे वहां पर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। कैरेक्टराइज बाय एडिमा एंड सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि वहां पर शोथ दिखाई देता है और वहां पर सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन यानी कि अंदर जाने की वजह से वहां पर एक जगह उत्पन्न हो जाती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कैविटी उत्पन्न हो जाती है जिसको हम सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। कॉर्निया इज प्रोटेक्टेड बाय नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट इन टीयर्स, यानी कि जो टीयर ग्रंथि रहती है वहां पर इससे वहां पर कॉर्निया का प्रोटेक्शन होता है। जो नॉर्मल कॉर्नियल एपिथेलियम है ये यूजुअली पेनिट्रेट तो नहीं करता किसी इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन जो डिप्थीरिया बैसिलस होता है या फिर जो गोनोकोकस बैक्टीरिया रहता है इससे जो कॉर्नियल एपिथेलियम है वो पेनिट्रेट हो सकता है। अब हम देखने वाले हैं प्री कंडीशन फॉर द अल्सर टू डेवलप, यानी कि जो कॉर्नियल अल्सर या फिर अल्सरेटिव केराटिटिस होता है इसके कौन से हमें प्री कंडीशन दिखाई देते हैं जिसकी वजह से कॉर्नियल अल्सर डेवलप होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है ट्रॉमा टू द कॉर्नियल एपिथेलियम, क्योंकि कॉर्नियल एपिथेलियम के वहां पर नेक्रोसिस हो जाए तो या फिर उसकी वजह से ट्रॉमा हो जाए तो वहां पर फॉरेन बॉडी का जनरेशन हो जाता है, इससे मिसडायरेक्टेड आईलैश या फिर कंजक्टिवा का कॉन्क्रीशन ये सारी वजह हो सकता है। तो ये मैकेनिकल ट्रॉमा या फिर जो ऑर्गेनिक ट्रॉमा होता है इसकी वजह से कॉर्नियल एपिथेलियम में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अनहेल्दी कंडीशन, जैसे अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द एपिथेलियम ड्यू टू परसिस्टेंट एडेमा, जैसे हमें एब्सोल्यूट ग्लूकोमा में दिखाई देता है। तो ग्लूकोमा भी कॉर्नियल अल्सर के फॉर्मेशन के वजह हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं इन्फेक्शन। तो जो कॉर्नियल अल्सर यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है जो कि एक्सोजेनस हो सकता है या फिर फॉरेन बॉडी की वजह से हो सकता है, लोकल भी हो सकता है जैसे हमें कंजक्टिवाइटिस या फिर डायक्रोसिस्टाइटिस में दिखाई देता है। इसके बाद जो इन्फेक्शन अगर सेटल हो जाए तो वहां पर हमें नेक्रोसिस दिखा देता है कॉर्नियल टिश्यू का,
जो कि स्लॉप ऑफ होता है, निकल जाता है, जिसकी वजह से वहां पर अल्सर का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमने अल्सर देखा था शल्य तंत्र में, तो अल्सर का जो शेप होता है ऐसा ही हमें शेप वहां पर माइक्रो स्ट्रक्चर दिखाई देता है कॉर्निया में। तो यह अल्सर का फॉर्मेशन होने के बाद कॉर्नियल अल्सर डेवलप होता है। अब हम देखने वाले हैं सिम्टम्स के बारे में। तो जो कॉर्नियल अल्सर में हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर अल्सर का फॉर्मेशन में जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं, पेन और इरिटेशन तो दिखाई देता है। नेत्र रोग में होता है तो वो लैक्रिमेशन और फोटोफोबिया, ये सारे जो कॉमन सिम्टम्स है वो हमें कॉर्नियल अल्सर में दिखाई देते हैं। पेन इन द आई ड्यू टू एक्सपोजर, यानी कि पेन हमें दिखाई देता है क्योंकि वहां पर अल्सर का फॉर्मेशन हो गया है, इसलिए वहां पर पेन होता है। इरिटेशन भी होता है क्योंकि वहां पर जो नर्व एंडिंग्स जो रहती है वो सेंसरी नर्व एंडिंग डैमेज हो जाती है, इसलिए वहां पर पेन और इरिटेशन दिखाई देता है। लैक्रिमेशन दिखाई देता है क्योंकि अगर वहां पर जो लैक्रिमेशन होता है, अगर कोई जगह खाली हो जाए, कैविटी अगर उत्पन्न हो जाए या फिर वो स्लॉफ ऑफ हो जाए, तो वहां पर लैक्रिमेशन एक्सेसिव होता है क्योंकि ये एक मैकेनिज्म होता है जो कि प्रोटेक्टिव बैरियर प्रोवाइड करता है, जो कि सेंसरी रिफ्लेक्स का स्टिमुलेशन की वजह से होता है। इसके बाद फोटोफोबिया। फोटोफोबिया यानी कि जो इंटॉलरेंस टू द लाइट है, यानी कि जो लाइट का प्रकाश है इससे आंखों का बचाव करता है, फोटोफोबिया इसको बोलते हैं, जिससे हमें हेडेक और ब्लरिंग विजन ऐसे कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स भी हमें दिखाई दे सकते हैं कॉर्नियल अल्सर में। अब हम देखने वाले हैं जो कॉर्नियल अल्सर होता है, यानी कि अल्सरेटिव केराइटिस, इसके हमें कौन से साइंस देखने को मिलते हैं। तो साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉर्नियल अल्सर के, जिसमें हमें मार्क ब्लेफारोस्पाज्म दिखाई देता है। तो मार्क ब्लेफारोस्पाज्म क्या है, तो ये फोर्सिबल क्लोजर होता है आईलिड्स का, जो कि सेंसरी इरिटेशन की वजह से होता है। तो मार्क ब्लेफारोस्पाज्म यूजुअली वहां पर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाए, वहां पर सेंसरी जो नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के बाद वहां पर आईलिड्स का क्लोजर हमें दिखाई देता है। जो आईलिड्स होते हैं वो हमें इडिमेटस दिखाई देते हैं, यानी कि वहां पर शोथ या फिर स्वेलिंग उत्पन्न होती है। इसके बाद जो हमें अगर फ्लोरेसेंट से हमें इस्तेमाल कर लिया है कॉर्निया पर, तो कॉर्निया के वहां पर हमें येलोइश व्हाइट तरह सा ऐसा एरिया दिखाई देता है जो कि व्रण का होता है, जो कि हमें रफ इन स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके बाद जो कॉर्निया रहते हैं वहां पर हेजीनेस आ जाती है, यानी कि हमें धुंधला सा दिखाई देता है, ऐसा धुंधला धुंधला सा कॉर्निया हमें दिखाई देता है अल्सरेटेड एरिया में। इसके बाद जो सिलियरी कंजेशन होता है और कंजंक्टिविटल हाइपरेमिया, ऐसे भी कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सिलियर कंजेशन यानी कि जो सिलियरी बॉडी होती है उसका ऐसे कंप्रेस हो जाना, और कंजंक्टिविटल हाइपरेमिया यानी कि वहां पर लालिमा आ जाती है। प्रोफ्यूज वाटरिंग हमें दिखाई देती थी, यानी कि हाइपर लैक्रिमेशन जो होता है वो हमें दिखाई देता है। वहां पर म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हमें दिखाई नहीं देता, यानी कि वहां पर पस का फॉर्मेशन हमें दिखाई नहीं देता है। इसके बाद जो आयरिस रहती है वो हमें मडी कलर की दिखाई देती है, और जो प्यूपिल रहती है वो यूजुअली स्मॉल दिखाई देती है। तो ये हो गए कॉर्नियल अल्सर के साइज के बारे में, जिसमें हमें मार्क ब्लेफारोस्पाज्म, आईलिड एडिमेटस, रॉ येलोइश व्हाइट एरिया फ्लोरेसेंट के बाद कॉर्निया का हेजीनेस, सिलियरी कंजेशन, कंजंक्टिविटल हाइपरेमिया, नो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, हाइपर लैक्रिमेशन और मडी कलर ऑफ आइरिस एंड स्मॉल प्यूपिल, ऐसे कुछ साइंस होते हैं वो हमें कॉर्नियल अल्सर में दिखाई देते हैं। अब हम देखने वाले हैं कॉर्नियल अल्सर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो अल्सरेटिव केराइटिस होते हैं इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट हम कॉम्प्लिकेशन के अनुसार करते हैं। अगर वहां पर कॉर्नियल अल्सर हमें अनकॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे तो इसकी ट्रीटमेंट सबसे पहले हम देखते हैं। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमें दी जाती है वहां पर, तो ये टॉपिकल या फिर सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स का एप्लीकेशन। तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स कौन से रहते हैं, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, जिसमें आई ड्रॉप्स या फिर ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल रहता है टॉपिकल में। इसमें हम सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर ऑफ्लोक्सासिन इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स रहते हैं इसमें हमें डॉक्सीसाइक्लिन या फिर जो अमोक्सिसिलिन रहता है इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके बाद जो नॉन स्पेसिफिक सपोर्टिव थेरेपी रहती है इसमें हम साइकोप्लेजिक ड्रग्स रहता है, सिस्टमिक एनाल्जेसिक्स और विटामिन, जिसमें हम ए बी कॉम्प्लेक्स या फिर सी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स के बारे में। तो इसमें आता है अट्रोपिन, हुमाट्रोपिन, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और जो सिस्टमिक एनाल्जेसिक्स रहते हैं इसमें हम पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनाक, ये सारे होते हैं। और विटामिन में विटामिन ए कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ऐसे हम नॉन स्पेसिफिक सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं। इसके बाद हम फिजिकल ट्रीटमेंट में देखते हैं हॉट फर्मेंटेशन यानी कि स्वेदन कर्म। इसके बाद जो डार्क गॉगल्स रहते हैं इस पहनना, रेस्ट लेना प्रॉपरली और प्रॉपर डाइट लेना, जो कि विटामिन और प्रोटीन एनरिच डाइट रहती है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉर्नियल अल्सर की ट्रीटमेंट में। इसके बाद हम देखते हैं जो कॉर्नियल अल्सर रहते हैं, अगर वहां पर परफोरेशन आ जाए तो इसमें हम कौन सी ट्रीटमेंट कराते हैं। तो परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर में डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द परफोरेशन, यानी कि परफोरेशन कितने अंदर तक चला गया है, हमें अडेसिव ग्लू कवरिंग विद द कंजक्टिविटल फ्लैप, ऐसे जो मेजर्स है ये सारे प्रॉपरली अडॉप्ट करने रहते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट रहता है परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर का, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है अर्जेंट थेरापेटिक केराटोप्लास्टी। अर्जेंट थेरापेटिक केराटोप्लास्टी यानी कि जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है वो हमें इमीडिएट वे में कराना रहता है, जिसमें जो हेल्दी डोनर रहता है कॉर्निया का, ये हमें डोनेट करता है केराटोप्लास्टी में और उसको डिस्प्लेस कराते हैं, ट्रांसप्लांट कराते हैं।
तो आज की वीडियो में हमने सवर्ण शुक्ल या फिर शुक्ल के बारे में सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। इसका मॉडर्न पोर्शन कॉर्नियल अल्सर ये भी हमने कवर कर लिया है आज के वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रहेगा अवर्ण शुक्ल या फिर शुक्ल के बारे में, जिसमें हम कॉर्नियल ओबेसिटी के बारे में भी जानेंगे। तो ऐसे ही आयुर्वेद रखना पर बने रहिए। आयुर्वेद रखना पर शल्य और शल्यक्रिया के जो लेक्चर्स है वो रेगुलरली अपलोड होते जाएंगे, तो आप चैनल पर बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।